Hey everybody, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So welcome to the video number 2 of chapter 7 of CA Final Audit Committee and Corporate Governance. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ऑडिट कमिटी जो है वो दो केसेस के अंडर बन रही है। एक तो LODR के अंडर बन रही है और एक कंपनीज एक्ट 2013 में बन रही है। उससे भी पहले का अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो इसमें सिंपली ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, किन किन इश्यूज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के LODR रेगुलेशंस एड्रेस कर रहे हैं। और फिर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कहाँ कहाँ LODR अप्लाई होता है। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे कि ऑडिट कमिटी अंडर LODR रेगुलेशंस क्या है, उनकी पावर क्या है, और अब हम लोग को डिस्कस करना है इन डिटेल रोल ऑफ ऑडिट कमिटी अंडर LODR। तो इसमें बेसिकली क्या होगा ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो जो पॉइंट्स मुझे रेलिवेंट लग रहे हैं मैं आपको वो पढ़ा देती हूँ। तो पहला तो है, ऑडिट कमिटी क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सबसे ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एक ओवरसाइट लेना है लिस्टेड एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का, एंड क्या उन्होंने ठीक से डिस्क्लोजर्स किया है या नहीं किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो ऑडिट कमेटी का सबसे पहला रोल यही होगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, कभी भी आप ऑडिट करने जाते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट। तो वो किस प्रोसेस से होते हैं, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से होते हैं, राइट। तो आपको यही देखना है कि उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा है। तो ये ऑडिट कमेटी का जो है वो रोल है। फिर उसके बाद में अगर हम दूसरे रोल की बात करें तो दैट इज रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो जो भी ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, जो भी ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है तो उनको कैसे अपॉइंट करा जाएगा, उनकी क्या रेम्यूनरेशन रहेगी, कितने पीरियड के लिए उनको अपॉइंट करना है, ये भी ऑडिट कमेटी ही डिसाइड करती है। फिर उसी से ही एक रिलेटेड पॉइंट और है कि ऑडिटर्स को जो उन्होंने सर्विसेज रेंडर करी हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनको पेमेंट हम दे रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो ऑडिट कमेटी जो है ना वो किसका पार्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि डायरेक्टर्स जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वही तो मिलकर बना रहे हैं ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी में कौन था, क्या इसमें था कि उसमें 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो यही है जो ऑडिट कमेटी है, यही इन सब चीज़ों की टेक केयर करेगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो FI प्रोसेस देखेगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और डिस्क्लोजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, सफिशिएंट है, क्रेडिबल है। फिर उसके बाद में जो कंपनी में ऑडिट होना है तो ऑडिट कमेटी की ये ड्यूटी रहेगी कि वो अप्रोप्रिएट ऑडिटर को अपॉइंट करे, उसकी रिकमेंडेशन दे किसको हमें अपॉइंट करना है, कितने पीरियड के लिए अपॉइंट करना है, कितनी उन्हें रेम्यूनरेशन देनी है। रेम्यूनरेशन तो देनी ही है, दैट इज सैलरी, लेकिन जो सर्विसेज अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ठीक है, तो जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की सर्विस थी वो तो ठीक है, बट उसके अलावा अगर उन्होंने और कोई सर्विस दी है तो रेम्यूनरेशन के अलावा उनको अप्रूवल, जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसका अप्रूवल कौन देता है, ऑडिट कमिटी देता है। फिर उसके बाद में ये जो 4th पॉइंट है ना, इस पे आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ सकता है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये भी आप देखोगे ये चैप्टर नंबर चैप्टर बोल रही, टॉपिक नंबर 7 से जो है वो क्लैश कर सकता है। तो एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख लेना एंड इसको डबल ट्रिपल टाइम्स हाईलाइट कर लो। रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू। सो दैट मीन्स आपको क्या आएगा क्वेश्चन कि what are the information which should be reviewed by the audit committee with the management with respect to the annual financial statements and auditors report। तो जब भी ये आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि with respect to annual financial statements and auditors report, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो with respect to वाला वर्ड पढ़ लेना। वैसे आपको क्या आएगा, वैसे जो टॉपिक नंबर 7 है उसमें क्या है, रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट कमिटी। तो उसमें आपको ये लिख कर आएगा व्हाट आर द यू कैन से इंफॉर्मेशन विच द ऑडिटर शुड मैंडेटरीली रिव्यू, मतलब कंपलसरी उसको रिव्यू करनी है। लेकिन अगर
ये क्वेश्चन आना होगा तो उसमें साफ साफ लिख कर आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिट कमेटी की ये रोल है कि उसको मैनेजमेंट के पास में जो भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी ऑडिटर रिपोर्ट है, उसको क्या करना है, रिव्यू करना है। मतलब जब वो बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड के पास जाने से पहले वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट एक बार ऑडिटर रिव्यू करेगा, उसके बाद ही वो बोर्ड के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। अब वो उसमें क्या क्या पॉइंट्स को रिव्यू करेगा, वो ये सारे पॉइंट्स को देखेगा। इसको सेपरेट क्वेश्चन की तरह यू हैव टू प्रिपेयर। तो इसमें क्या है, एक तो मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। तो दैट मीन्स कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आने चाहिए थे, जिस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट को हमें बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। तो क्या वो मैटर्स सारे के सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आए हैं या नहीं आए हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये देखना है, मतलब ऑडिट कमेटी ये देखेगी कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में कोई चेंज हुआ है, फिर क्या किसी अकाउंटिंग एंट्री में जजमेंट की ज़रूरत है मैनेजमेंट की। मतलब कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जिसमें एस्टिमेट्स हैं वो क्या जजमेंट के अकॉर्डिंग है मैनेजमेंट के, जिसमें एडजस्टमेंट्स थे, जिसमें एस्टिमेट्स थे। इसी तरह से क्या कुछ सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑडिटर ने निकाले हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स में ऐसे हुए हैं, कंप्लायंस हुआ है लिस्टेड एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ में, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को अलग से डिस्क्लोज किया है, या फिर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं है ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या देखेगी, ऑडिट कमेटी देखेगी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बोर्ड रिपोर्ट में, सॉरी एनुअल रिपोर्ट में। क्या क्या पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, देन योर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज, अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई जजमेंट है, एस्टिमेट है, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ फॉलो हुआ है यानी डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी, एंड कोई मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। पहला क्या था, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, एफआर प्रोसेस को देखना। दूसरा क्या था, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को, रेम्यूनरेशन को, टर्म को वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, रिकमेंड करेगा। तीसरा वो अप्रूवल देगा पेमेंट का कि ये पेमेंट हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को देना चाहिए एज पर द सर्विसेज रेंटेड बाय देम अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा जो और कोई इन्होंने सर्विस दी है उसके लिए उन्हें कितना पेमेंट जो है वो देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, वो क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा मैनेजमेंट के साथ में, मैनेजमेंट से वो रिव्यू करेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट जो मैनेजमेंट के पास होगी। जिससे मैनेजमेंट को क्या करना होता है ना, ये बोर्ड को भेजना होता है। तो बोर्ड के पास जाने से पहले एक बार ये कौन क्रॉस चेक करेगा, कौन रिव्यू करेगा, जो ऑडिट कमेटी होगी वो रिव्यू करेगा, और वो इन सारे मैटर्स पे रिव्यू करेगा। ओके, तो ये आपकी 4 पॉइंट्स जो है वो तैयार हो गए। फिर ये 5th वाला पॉइंट जो है वो एक और आप कर सकते हो, वो रिव्यू करेगा मैनेजमेंट के पास में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। तो जैसा ही आप ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, इसी तरह से उसको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं जो वो रिव्यू करने होंगे। फिर उसके बाद में वो एक चीज़ और रिव्यू कर सकता है मैनेजमेंट के पास में, कि जो मैनेजमेंट ने पैसा पब्लिक से लिया था, क्या उन्होंने वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है या नहीं किया है। फिर उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे ये तो आपके 5 पॉइंट्स यहाँ से हो गए, और जो 3 पॉइंट्स यहाँ से हैं जो आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से आपके 8 पॉइंट्स जो है वो निकल आएंगे, और बाकी की जो पॉइंट्स है ना बीच में वो कारों में भी रिपीटेड है, तो एक बस की रीडिंग ले लेना। बट बेटर ये रहेगा कि इन 21 पॉइंट्स को याद करने की जगह अगर आप 8 सॉलिड पॉइंट्स याद करो तो वो आपके दिमाग में भी रहेंगे। अगर 21 के 21 करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सब मिक्स हो जाए। सो बेटर ये रहेगा सबकी एक बार रीडिंग ले लेना, बट जो फेवरेट रेट हो उसको निकालना। लेकिन 4th वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल मत छोड़ना, वो अलग से भी आ सकता है। क्योंकि 18th वाला पॉइंट बात करता है, वो रिव्यू करेगी ऑडिट कमेटी, क्या रिव्यू करेगी, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को। फिर उसके बाद में 21 वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर लोन्स या एडवांस लिया है या फिर इन्वेस्टमेंट है बाय द होल्डिंग इन द सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई लोन या एडवांस है, तो उस केस में आपको क्या चेक करना है कि उसका यूटिलाइजेशन जो है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ या 10% ऑफ एसेट साइड से ज़्यादा तो नहीं हो गई। जैसे अगर लोन है तो कहीं वो 100 करोड़ से ज़्यादा का तो नहीं है, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में है, तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि वो 10% ऑफ एसेट साइड से भी ज़्यादा हो गई है।
ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी कोई लोअर होगा तो आपको क्या करना होगा, वो रिव्यू करना होगा 100 करोड़ और 10% ऑफ एसेट साइज। सो दैट मीन्स अगर 10% ऑफ एसेट साइज कितना बन रहा है, 120 करोड़ बन रहा है, तो उस केस में आपको क्या देखना होगा, 100 करोड़। ठीक है। तो विच एवर इज लोअर इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग लोन्स एडवांसेज इन्वेस्टमेंट, तो इनका क्या देखोगे आप, ये 100 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, इसका यूटिलाइजेशन देखो। ठीक है। उसके बाद में एक और पॉइंट है, कंसीडर एंड कमेंट ऑन रेशनल कॉस्ट बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ स्कीम्स इन्वॉल्विंग मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन। तो ये भी आप देखोगे कि क्या कैसे मतलब ये लोग कर रहे हैं मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन, और क्या रेशनल है या नहीं है। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिट कमेटी का क्या होता है, रोल होता है। तो एक बार से मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपको आई गेस बिल्कुल याद हो गए होंगे। एफआर प्रोसेस देखना, ऑडिटर्स को अपॉइंट, रेम्यूनरेट और टर्म्स उनके डिसाइड करना, और पेमेंट अप्रूव करना। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट में वो रिव्यू करेगा किसने, विद रिस्पेक्ट टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसमें क्या क्या देखेगा वो, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है या नहीं है जो एनेक्स करनी है हमें बोर्ड रिपोर्ट में, कोई अकाउंटिंग एंट्रीज में तो ऐसा नहीं है, एस्टिमेट्स लगे हैं, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज तो नहीं आया है, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑडिट फाइंडिंग्स में थे। फिर इसी तरह से लिस्टिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हुआ है, रिलेटेड पार्टी को अलग से दिखाया है, एंड क्या मॉडिफाइड ओपिनियन है ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये चीज़ें बोर्ड पे जाने से पहले कौन देख लेगा, ऑडिट कमेटी। फिर उसके बाद में वो मैनेजमेंट के साथ में क्या रिव्यू करेगा, क्वार्टरली इशूड स्टेटमेंट्स भी, और वो एक चीज़ और रिव्यू करेगा कि जिस पर्पस के लिए लिए थे कि उसी पर्पस के लिए आपने यूज़ किया है जो फंड्स आपने लिए थे पब्लिक के। फिर विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म वो देखेगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स या एडवांसेस अगर वो 100 करोड़ से है ज़्यादा, या फिर 10% ऑफ एसेट साइड विच एवर इज लोअर, उसमें जो भी ज़्यादा है उसका आप यूटिलाइजेशन देखोगे, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग लोन्स एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। और आपको क्या देखना है और कमेंट करना है कि क्या ये ठीक था, मर्जर करना, डीमर्जर करना या अमलगमेशन करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑडिट कमिटी का रोल है। ओके। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है एक बार ये देख लेते हैं। If the company has set up an audit committee as per section number 177, the company must ensure that the said audit committee has such additional functions features as are contained in LODR। अब जैसा कि इन्होंने ये बोला था कि ऑडिट कमेटी 2 रेगुलेशंस के अंडर, एक तो LODR हो गया और एक हो गया कंपनीज एक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी ने एज पर कंपनीज एक्ट ऑडिट कमेटी बनाई, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें कंपनी को क्या इंश्योर करना चाहिए कि जो सेड ऑडिट कमेटी है उसमें वो सारे एडिशनल फंक्शंस भी कर रही है वो जो LODR में थे। ठीक है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। इन एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रेंड इन 2019, इंडस्ट्री लीडिंग कंपनी सच एज सन फार्मा, येस बैंक, इंडिगो एयरलाइंस, जी एंटरटेनमेंट faced allegations of corporate governance lapses. A little over half of the companies in the Nifty 50 index received a cumulative 455 whistleblower complaints in financial year 2019, 30% higher than previous year. तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसी में ही इशू हो गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, कॉर्पोरेट मतलब लार्ज बिजनेस एंटिटी, और जब हम अथॉरिटी, डायरेक्शन और कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं कॉर्पोरेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राइट। तो अगर इसी में ही कमी आ जाएगी, इसी में ही लूपहोल होगा, तो यही हाल होगा। सो दैट इज वाई क्या हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही LODR लिख कर आए हैं, और LODR का क्या है, ऑडिट कमेटी एज पर LODR है जो ये सब देखती है। ठीक है। उसके बाद में अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी एंड देयर मटेरियल सब्सिडीज। अब क्या हो गया, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया कि मैं ऑडिट नहीं करूंगा उस लिस्टेड एंटिटी से भी और उसकी सब्सिडरी से भी। तो इसमें देख लेते हैं, ऑडिट कमेटी जो है वो उसको रिकमेंडेशन देनी होती है। अभी आपने पढ़ा ही था ऑडिट कमेटी का रोल होता है। ऑडिट कमेटी जो है वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसको रिव्यू करना होगा, मॉनिटर करना होगा। क्या ये भी देखो एक एडिशनल पॉइंट हो गया रोल का, कि जो ऑडिटर्स है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उनके काम को उसको रिव्यू करना होगा और मॉनिटर करना होगा इंडिपेंडेंस, और उनका काम इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है।
फिर क्लॉज इन पार्टी ऑफ शेड्यूल 3 अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी एलओडीआर रिक्वायर्स डिटेल्ड रीजंस टू बी डिस्क्लोज्ड बाय लिस्टेड एंटिटी टू स्टॉक एक्सचेंजेस। अब ये जो रेगुलेशन है ना सेबी एलओडीआर की, इसने क्या बोला है लिस्टेड एंटिटी को, इसने ये बोला है कि अगर किसी ऑडिटर ने रिजाइन किया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कब तक का टाइम दिया है, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ द रिसीट ऑफ सच रीजंस फ्रॉम द ऑडिटर। जैसा कि लिस्टेड एंटिटी के पास में ये डिस्क्लोजर का ऑब्लिगेशन है कि उनको डिस्क्लोज करना होगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को कि ऐसे ऐसे हमारा ऑडिटर जो है छोड़ के चला गया। तो इन्होंने बोला जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोज करना है, लेकिन नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ रिसीट ऑफ सच रीजंस फ्रॉम द ऑडिटर। मतलब अगर आज लिस्टेड एंटिटी को ऑडिटर ने बता दिया है कि वो क्यों गया है, उनको छोड़ के क्यों रिजाइन कर रहा है वो, तो उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर लिस्टेड एंटिटी को किसको बताना होगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा। तो सेबी एलओडीआर ने कुछ डिस्क्लोजर्स का मतलब एक सर्टेन डिस्क्लोजर्स उन्होंने ले डाउन करे हैं to be the part of the notice to the shareholders of an AGM where the statutory auditors are proposed to be appointed or reappointed including their terms of appointment। तो उन्होंने कुछ disclosures दिए हैं जो part होनी चाहिए notice की। तो in the light of above the conditions to be complied with upon resignation of the statutory auditor of a listed entity with respect to limited review or audit report as per सेबी एलओडीआर। तो ये क्या है, कुछ कंडीशंस है जो कंप्लाई करनी होगी कि इन केस ऑडिटर जो है वो रिजाइन करके गया है तो आपको क्या करना होगा। तो सारी की सारी लिस्टेड एंटिटी को और जो भी उनकी सब्सिडरी है उनको इससे कंप्लाई करना होगा। तो अगर ऑडिटर ने 45 दिन में 45 डेज के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया फ्रॉम द एंड ऑफ अ क्वार्टर, ठीक है, आज एंड हुआ क्वार्टर, उसकी 45 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, देन द ऑडिटर शैल बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू द लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। तो फिर ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को या तो लिमिटेड रिव्यू या फिर अगर उसने पूरा ऑडिट कर लिया तो ऑडिट रिपोर्ट उस पर्टिकुलर क्वार्टर की रेजिग्नेशन से पहले देनी होगी। ये कंडीशंस किस पे अप्लाई हो रही है, जो ऑडिटर छोड़ के जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये तो हो गया था 45 दिन जब एंड ऑफ द क्वार्टर हो गया था विद इन 45 डेज। अब 45 डेज के बाद करा, अगर जैसे सपोज आज क्वार्टर एंड हुआ, ठीक है, अब उसके 45 दिन पूरे हो गए, 45 दिन में उसने कोई रेजिग्नेशन नहीं किया, बट जो 45 डेज ओवर हो गए थे उसके बाद उसने रिजाइन किया, तो उस केस में क्या करना होगा, तो ऑडिटर को बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू द लिमिटेड रिव्यू या फिर ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर, उस क्वार्टर के लिए तो करना ही है जिसके बाद आपने रिजाइन किया है, लेकिन उसके अगले वाले क्वार्टर के लिए भी फिर आपको लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या करा, आपने 45 डेज एक्सपायर होने के बाद में करा, इसलिए एक क्वार्टर की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन और आ गई। फिर उसके बाद में थर्ड कंडीशन उन्होंने ये दी है, इफ द ऑडिटर इज साइंड द लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, पहले 3 क्वार्टर के लिए साइन हो गया है, अब बचा जन टू मार्च वाला क्वार्टर, उस केस में क्या करना होगा, देन द ऑडिटर शैल बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू द लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर एज वेल। मतलब ये कह रहे हैं अगर अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक आपने पूरा ऑडिट खत्म कर दिया है तो फिर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि लास्ट क्वार्टर का ऑडिट भी आप ही करो, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ कंडीशंस हैं, उसके साथ में कुछ अदर कंडीशंस भी ये हैं कि अगर जैसे उन्होंने ये रीजन दिया कि हमें कंसर्न आ रहा है मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते और इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, तो उस केस में उन्होंने बोला ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, चेयरमैन को बताओ ऑडिट कमेटी के, ठीक है, चेयरमैन को बताओ और ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिट कमेटी शिल रिसीव सच कंसर्न डायरेक्टली एंड नॉट वेट फॉर क्वार्टर मीटिंग, क्वार्टर मीटिंग का वेट मत करो और ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को जाके बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि अगर ऑडिटर ने प्रपोज किया है टू रेजिग्नेशन तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ऑडिट कमेटी के नोटिस में लाना पड़ेगा कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ, ऐसे ही नहीं जा सकते आप। इफ ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, अगर आप इसमें फिर से वही हो गया कि जैसे ऊपर तो ये था कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, अब इन्होंने ये बोला नॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये हमें क्या नहीं दे रहे हैं, ये हमें
ऊपर ये था नॉन अवेलेबिलिटी और यहाँ पर क्या है नॉन रिसीट, मतलब ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी ऊपर वाले पॉइंट में, यहाँ पे अवेलेबल तो है शायद मैनेजमेंट के पास लेकिन वो हमें दे नहीं रहे इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी को बताना होगा। ऊपर वाले केस में क्या था, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो चेयरमैन को बता रहे थे हम, यहाँ पे हम इन्फॉर्म कर रहे हैं ऑडिट कमेटी को डिटेल्स इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो कि हमने मैनेजमेंट से मांगा था बट हमको नहीं मिला। ठीक है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला पॉइंट ये है डिस्क्लेमर दे दो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। एक पॉइंट इन्होंने और दिया है, डिलिबरेशन बाय ऑडिट कमिटी कमेंट व्यूज टू मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। ये वाला पॉइंट जो है, on receipt of such information from the auditor relating to proposal to design, the audit committee or board of directors and entity is not mandated to have an audit committee, then the board of directors of the entity shall issue compliance, shall deliberate on the matter and communicate its views to the management and auditor। मतलब ये इन्होंने ये बोला कि जिसे ऑडिटर ने उनको जाकर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑडिट कमेटी अपने तरफ से डेलिबरेटली क्या कर सकता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है कि मैनेजमेंट के साथ में और ऑडिटर के साथ में, और उनका जो है वो सेटलमेंट करा सकता है। तो हो सकता है कि ऑडिटर क्या करे, रेजिग्नेशन ना करे। ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया है ना ऑब्लिक करके, तो ये दिया है कि इनकेस ऑडिट कमेटी वहां मैंडेटरी नहीं है, वहां पे नहीं बनी हुई है, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऐसा कर सकते हैं कि वो अलग अलग जाके बात कर सकते हैं। ठीक है। चलो एक फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अदर कंडीशंस क्या क्या है। अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है तो चेयरमैन को जाके बताएगा ऑडिटर, और जो ऑडिट कमेटी है उसमें क्वार्टर मीटिंग का वेट नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नॉन रिसीट है इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की, तो फिर आप क्या करो, इन्फॉर्म कर दो ऑडिट कमेटी को, और अगर डेलिब्रेशन भी ले सकता है ऑडिट कमेटी और बात कर सकता है दोनों से, मैनेजमेंट से भी और ऑडिटर से भी। और अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि नॉन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हो एज पर एससीएस। ओके। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या दिया है, उसके बाद में इन्होंने लिस्टेड एंटिटी या मटेरियल सब्सिडरी को इंश्योर करना होगा कि सारी की सारी कंडीशंस जो है वो मेंशन जो है ए एंड बी अबव आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग और रीअपॉइंटिंग द ऑडिटर। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि जब आपने ऑडिटर को अपॉइंट करा है उसी टाइम आपको ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो बता देनी पड़ेंगी ऑडिटर को कि ऑडिटर जी अगर आप रेजिग्नेशन करके जाओगे ना तो आपको ये सारी कंडीशंस जो है वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी, छोड़ के जाने से पहले आपको ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा। In case the auditor has already been appointed, the terms of appointment shall be suitably modified to give effect to A and B above। तो पहला तो उन्होंने बोला है कि टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में इंक्लूड करो, बट इन केस अपने अपॉइंट कर लिया और उसमें नहीं है तो उसको मॉडिफाई करो। फिर उसके बाद में प्रैक्टिसिंग सीएस को क्या करना पड़ेगा, शिल सर्टिफाइड कंप्लायंस बाय लिस्टेड एंटिटी ऑन द अबव इन द प्रिस्क्राइब्ड एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। फिर उसके बाद में ऑब्लिगेशन लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडरी पे क्या है, तो अभी तक जो आपने ऑब्लिगेशंस पढ़ी थी वो सब किस पे थी, वो सब ऑडिटर की तो पढ़े थे, ऑडिट कमेटी की कोई पढ़ी नहीं पढ़ी। अब हम लोग ऑडिट कमेटी पे पढ़ते हैं कि रेजिग्नेशन के केस में ऑडिट कमेटी के ऊपर क्या जो है वो ऑब्लिगेशंस रहेंगी। तो उनके ऊपर ये रहेंगी, तो फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉन रेजिग्नेशन। जो फॉर्मेट है इन्फॉर्मेशन का वो आप किससे लो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लो। मतलब बेसिकली आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन लो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से जब वो रेजिग्नेशन कर रहा है। कोऑपरेशन बाय लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडी, उनके संग कोऑपरेट करो। और डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट कमिटी व्यूज टू द स्टॉक एक्सचेंज, और आप क्या करो, जो ऑडिट कमिटी की व्यूज हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करो। तो फॉर्मेट बताओ, फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी, देखो यार ये रटने वाले पॉइंट्स हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन लो जो ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, कोऑपरेट करो लिस्टेड एंटिटी, कोऑपरेशन बाय लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल सब्सिडरी, एंड डिस्क्लोज करो ऑडिट कमिटी के व्यूज को स्टॉक एक्सचेंज को। अब प्रोविजंस जो है वो तब अप्लाई नहीं होंगे अगर ऑडिटर का रेजिग्नेशन नहीं हुआ है बल्कि उसने डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लिया एज पर सेक्शन नंबर 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये वाले पॉइंट्स में सच में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, ये लर्न करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ओके।
इसको लेकिन आप डेली पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। चलो उसके बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 5, ऑडिट कमिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये मुझे बहुत पसंद है। इस टॉपिक में क्या है, कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक में यह है कि सारी की सारी लिस्टेड कंपनी को, मैं इसको ना आपको पेन पे करके बता रही हूँ तो उसमें आपको मजा आएगा पढ़ने में। सारी की सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी ही है, ध्यान रखना, प्राइवेट नहीं है, ठीक है। सारी की सारी तो पब्लिक कंपनी की बात हो रही है यहाँ। सारी की सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होगी ऑडिट कमिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और अगर अनलिस्टेड है, ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उस केस में क्या है, 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशंस क्या है, पीबीटी 10, 50, 100, लाख, नो, करोड़। That means paid up share capital is greater than or equal to 10 crores. Borrowings are greater than 50 crores. And turnover is greater than or equal to 100 crores. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि किसी भी कंपनी में पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया, या फिर अब बोरिंग्स में क्या क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, अगर वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, नॉट इक्वल, ज़्यादा, ठीक है। सो पीबीटी 10, 50, 100, सो पेड अप कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो यू कैन से 10 करोड़ और मोर, ठीक है, 10 करोड़ और मोर, देन टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। लेकिन बोरिंग्स में क्या है, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़, नॉट 50 करोड़ और मोर, एक्सीडिंग 50 करोड़, ये यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। However, following class of unlisted public company shall not be covered. अब इसी में आपको घुमा देगा, आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता फाइनल लेवल पे इसमें क्वेश्चन आएगा, अगर किस्मत अच्छी हुई तो डेफिनेटली आ जाएगा, बट मुझे जहां तक लगता है एक्सेप्शन से क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या है, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर कोई जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी है, या फिर डोरमेंट कंपनी है, ठीक है, डोरमेंट कंपनी है 455 सेक्शन में। सो JWD अगर है तो फिर चाहे आपकी कितनी पेड अप कैपिटल हो, आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देती हूँ। पब्लिक कंपनी, ये देखो लिस्टेड पब्लिक कंपनी भी तो होता ही है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 कंडीशंस हैं, पीबीटी 10, 50, 100, तो 10 इज योर पेड अप कैपिटल, देन योर 50 इज बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में क्या क्या आ गया, लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, और टी में क्या है, टर्नओवर 100 करोड़ से अगर ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने ये 3 एक्सेप्शंस दे दिए और यही जो है ये एक्सप्लेनेशन में। अब ऑडिट कमेटी में यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या था, 2/3, ठीक है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था 2/3 जो है मेंबर्स वो कौन होने चाहिए, ऑडिटर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और वहाँ पे कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए डायरेक्टर्स में, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2/3 होने चाहिए। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए विद independent directors forming a majority. तो majority वही हो गया ना, 2/3 is majority only. It may be noted that majority of members of audit committee, including its chairperson, shall be with the person with ability to read and understand the financial statement. तो ये तो सेम सिचुएशन वहाँ पे भी थी कि जो है जो भी चेयरपर्सन है और ऑडिट कमेटी है उसको कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, रीड वो कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन जो LODR थी उसमें एक ये भी कंडीशन थी कि एक जो मेंबर है उसको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी होना चाहिए, ठीक है। लिटरेट का मतलब तो ये हुआ कि वो पढ़ रहा है, लिख पा रहा है, लेकिन एक्सपर्टीज जो हुआ वो अलग हो गया। उसको हम एक्सपर्टीज तब मानेंगे अगर वो पोजेस एक्सपीरियंस कर रहा है इन फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है उसके पास में। तो ये वाले जो टर्म्स है ना, इसको भी प्लीज इग्नोर नहीं करना, एक्सपर्टीज और फाइनेंशियली लिटरेट, ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्यूज कर दे अगर वो लाइन टू लाइन जा रहा होगा जो पेपर बनाने वाला होगा।
ठीक है, तो उसमें भी यही था और इसमें भी यही है। वैसे तो जो बाकी का है वो है, बाकी मैंने आपको ना कंडीशंस बता दी कि कब आपको ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और इसका सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन नंबर 177। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलओडीआर वाला पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। बट क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ही था कि हम आधे आधे घंटे की ये वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो से मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, और ये चैप्टर आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना एंड मेरे साथ बने रहना इसी तरह से, और क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते रहो। जैसे ये 2 वीडियो देख ली है, तो ये वीडियो आपने देख ली, अब जो भी आपने यहाँ तक पढ़ा उसको रिवाइज करो। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो है। कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मैं आपको लिंक्स दे दूंगी। एक मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है, और एक मेरा ग्रुप ऐसा है जो पब्लिक चैनल है, जिसमें मैं लिंक्स वगैरह डालती हूँ इंपॉर्टेंट, एंड मैं वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी बहुत सारी अपनी डालती हूँ। जो रिविजन्स वगैरह होते हैं जिसकी मैं वीडियो नहीं ला पाती, उसकी मैं ऑडियो रिविजन्स वहाँ डालती हूँ। और भी मैं बहुत चीज़ें वहाँ MCQs वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, तो डेफिनेटली मुझसे वहाँ जुड़ सकते हो। एंड इन केस आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, सो यू कैन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, ऑल्सो टू शेयर माई वीडियोज़ एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू। और प्लीज़ कमेंट भी करा करो, मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे पे कमेंट्स होते हैं। मतलब तारीफ बुराई जो भी आपको लगता है आप कर सकते हो, लेकिन कमेंट करने से ये होता है मुझे फीडबैक मिलता है। ओके, तो एंडिंग द वीडियो है, बाय।